प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार, जिसमें हमने अध्ययन किया था सरकार के अंग। इसमें हमने पढ़ा था सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला अंग जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। दूसरा अंग जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरा अंग जिसे कार्यपालिका कहा जाता है एवं तीसरा अंग जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। यहाँ हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही सरकार के अंग हैं। इस व्यवस्था को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में स्वाभाविक सा ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सरकार के अंगों के आधार पर आधारित जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के अलावा इनके जो कार्य हैं वो निश्चित है। तीनों अंग एक दूसरे पे नियंत्रण बनाते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में संतुलन बना रहे, जिसके कारण कोई भी एक अंग दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप ना कर सके। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, जिसे सरकार का प्रथम अंग माना गया है। इस प्रथम अंग में आज हम देखेंगे संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संसद। किस नाम से जाना गया? संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में प्रावधान किया गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से? यहाँ हम देख सकते हैं। संसद, इसके 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, दूसरा जो सदन है उसे कहा जाता है राज्यसभा, और जो तीसरा सदन है उसे कहा जाता है लोकसभा। इस प्रकार से संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होता है। तो हम देखते हैं संसद, एक बार फिर हम इसे वापस रिवाइज कर लेते हैं। संसद, जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यदि हम देखें संसद के अंग 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, व सदन 2 है। अंग है 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा व सदन
जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाउस, ये है 2। कौन कौन से? राज्यसभा व लोकसभा। अब इसे हम आगे देखेंगे। संसद के जो सदन है लोकसभा व राज्यसभा, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे लोकसभा का संगठन। लोकसभा का संगठन। लोकसभा भारतीय संसदीय व्यवस्था का, कैसी व्यवस्था है भारत में अपनाई गई? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का प्रथम सदन, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा भारतीय भारतीय संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन कहा। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे लोकप्रिय सदन? क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा क्यों कहा जाता है इसे लोकप्रिय सदन? क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब लोकसभा का संगठन, इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 80 और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81। अब इसके संगठन में हम देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती? मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना, जैसा कि आप सभी जानते हो, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब हमारा संविधान बना, उसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, वो सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। कितनी? 500। किंतु समय समय पर सरकार, संसद के द्वारा इसमें वृद्धि भी की गई। वर्तमान में हम देखते हैं गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है।
यदि हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या है 545 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। अधिकतम 552 हो सकती है, वर्तमान सदस्य संख्या है 545। अब इसका वर्गीकरण किस रूप में किया गया? इस वर्गीकरण को हम देखेंगे जिसमें 530 सदस्य हैं, वह राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से फिर उसके बाद 20 सदस्य हैं, वो संघीय क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्र से, व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनका मनोनयन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है, किंतु किस स्थिति में? यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति सदन में मनोनीत कर सकता है, जिनकी अधिकतम संख्या होगी 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 552। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय कौन सा समुदाय होता है? किसे कहेंगे हम आंग्ल भारतीय समुदाय? तो यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय उस समुदाय को माना गया है जिसके पूर्वज विदेशी मूल के हो, उन्हें उनके वंशजों को आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य माना जाता है। अधिकांशतः हम देखते हैं यूरोपीय मूल के जो व्यक्ति है, उनके वंशज जो भारत में निवास करते हैं, उन्हें आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य माना जाता है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं पहला टॉपिक क्लियर हो गया, सदस्य संख्या। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, निर्वाचन। इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। किस रूप में करती है? प्रत्यक्ष रूप में। इसके लिए किस पद्धति को अपनाया गया? इसके लिए भारत में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाया गया। अब भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त
18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है एवं सभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो कैसे हैं? एकल सदस्यीय। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही निर्वाचित होकर आएगा। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुनकर आएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह वयस्क मताधिकार की प्रणाली पर आधारित है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क की श्रेणी में माना जाता है। भारत में सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं वो एकल सदस्यीय है। एकल सदस्यीय का अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुनकर आएगा। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, सदस्यों की योग्यताएं। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। अब वो योग्यताएं क्या है? सबसे पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। दिवालिया यानी कि जिसे हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कंगाल, या जो व्यक्ति अपनी आर्थिक देनदारियों को चुकाने में असक्षम हो उसे दिवालिया कहा जाता है। अब इसके बाद चौथी योग्यता है, वह योग्यता है कि वह भारत सरकार, राज्य सरकार, के अधीन लाभ के पद पर भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो। अब हम यहाँ एक सामान्य बात कि लाभ का पद क्या, जिससे उसे किसी तरह का आर्थिक या वित्तीय लाभ प्राप्त हो। इस अवस्था में वो व्यक्ति लोकसभा का या संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथी विशेषता।
अब हम देखते हैं चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है वो है कार्यकाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए है, 5 वर्ष की अवधि के लिए है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। अब इसके बाद 5वां बिंदु हम देखते हैं, वो है अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं एवं राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किए जाते हैं। यहाँ एक सामान्य नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 2 बैठक में अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत जैसे मानसूनकालीन सत्र है, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इस तरह से सत्र आयोजित किए जाते हैं। जब प्रधानमंत्री को लगे कि सदन का सत्र बुलाना आवश्यक है तो वह राष्ट्रपति को सत्र बुलाने के संबंध में परामर्श दे सकता है और राष्ट्रपति उस परामर्श के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों को आयोजित कर सकते हैं और उसे स्थगित कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। छठा टॉपिक पदाधिकारी। पदाधिकारी लोकसभा के 2 पदाधिकारी हैं। कौन कौन से? पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। ये 2 पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारियों का प्रावधान करता है, वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इनका निर्वाचन लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और इन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अब है इनको हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, यदि लोकसभा के सदस्य बहुमत के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाते हैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर 14 दिन पूर्व की सूचना देकर वो प्रस्ताव लाया जाता है और वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद को उन्हें त्यागना होगा। अब है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे राजस्थान से सांसद श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, और उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है। अब इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रिटिश लोक सदन, ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को जो शक्तियाँ प्राप्त है वही शक्तियाँ भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। अब वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। पहला, लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सभापति होने के नाते शांति व्यवस्था, अनुशासन, बनाने की समस्त जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के पास है, क्योंकि वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की विभिन्न बैठकों में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का दायित्व मुख्यतः लोकसभा अध्यक्ष पर ही निर्भर करता है। दूसरा, सदन का कार्यक्रम, कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन के नेता के परामर्श पर लोकसभा के कार्यक्रम और कार्यवाही को निर्धारित करता है। वो ही निर्धारित करता है कि किस विषय पर कब वाद विवाद किया जाएगा, किन सदस्यों को कितना बोलने का समय दिया जाएगा, बोलने का क्रम क्या होगा, कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह समस्त कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा कार्य। अब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा की विभिन्न समितियों के सभापतियों की नियुक्ति की जाती है एवं स्वयं लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा की विभिन्न समितियों के सभापति के रूप में कार्य करते हैं।
अब ये कौन कौन सी समितियां होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं प्रवर समितियां। प्रवर समितियों के अध्यक्षों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रवर समिति जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेलेक्ट कमेटी, जैसा कि आप देखते हो PAC, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं लोक लेखा समिति। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे ड्राफ्ट कमेटी होती है जो विधेयकों पर धारावार शब्दवार चर्चा करती है। इस तरह की कमेटियों के सभापतियों का निर्वाचन या मनोनयन जो हम कह सकते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब लोकसभा अध्यक्ष का चौथा कार्य, लोकसभा अध्यक्ष का चौथा कार्य वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब इसके बाद पांचवा कार्य, यहां एक शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आप सभी, संसद। यहां केवल लोकसभा नहीं, संसद और राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अब ये तो हो गए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। एक बार हम फिर वापस, एक सामान्य सा टॉपिक है जो हमने शुरुआत में देखा था, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक। अब इसे हम सामान्य तरीके से अगर याद करना चाहें तो संसद के सदन कौन कौन से हैं? संसद के सदन, इसे याद करने का एक सामान्य तरीका, संसद जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 जिसमें हम कह सकते हैं संसद का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 जो अनुच्छेद हैं, कौन कौन से? अनुच्छेद 79, 80 और 81। पार्लियामेंट जिसे संसद कहा जाता है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। भारतीय संविधान के इन विभिन्न अनुच्छेदों में संसद के सदन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि संसद के 2 सदन हैं और अंग, यदि हम संसद के अंग अगर देखें तो उसमें राष्ट्रपति समाहित है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक राज्यसभा का संगठन, इसका अध्ययन अपनी अगली क्लास में